हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स है ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है जी, 2 कंपोनेंट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। आज हम पार्ट 1 समझ लेते हैं, 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और बाकी 5 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीक किए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इसमें से जो आपके स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं इंडिया के, उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है यहाँ पर। तो बेसिकली पहले में कह रहे हैं कि लिथियम आपका नेचर में फ्रीली अकर नहीं करता। ठीक है जी, कि कंपाउंड की फॉर्मेशन में ही अकर करता है। एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि बेसिकली जो हमारे इस तरीके के क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रहते हैं, तो उसकी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में कंसिस्टेंट सप्लाई रहे, तो उसी के लिए आपका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये आपका स्थापित किया गया है। और थर्ड में कह रहे हैं काबिल, जो आपका ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, कि सब्सिडरी यूनिट है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई इनकरेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, नहीं तो आप बी ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रहती हैं, ठीक है जी, जहां जहां आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक सी जो डेफिनेशन यहां पर मिलती है वो यही रहती है कि किसी भी देश के लिए, पहली बात जो डिफेंस के लिए आपके मिनरल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफेंस डेवलपमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपकी इंडस्ट्री के लिए जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है जी, या हम कह सकते हैं इंडिया को एज अ स्टेट नेक्स्ट लेवल तक डेवलपमेंट वाइज हम कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए जो इस तरीके के मिनरल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ के साथ जो मिनरल्स इंडिया में इतने इजीली अवेलेबल नहीं हैं, उन्हें हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी में से एक आपका आता है लिथियम, जो कि बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि नेचर में फ्रीली अकर नहीं करता, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में ज्यादातर ये पाया जाता है। ठीक है जी, फिर बात हो रही है आपके काबिल के बारे में, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त में, आपकी नोटिफिकेशन आई थी पीआईबी की, जिसके तहत इसकी स्थापना भी की गई थी, जिसके चलते जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है, अब उन्हें इस तरीके के मिनरल्स तो चाहिए ही। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पर उस तरीके की डेवलपमेंट भी हो रही है, डिफेंस डेवलपमेंट भी हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो इंडिया को भी उस लेवल तक ले जाने के लिए आपका ये पर्टिकुलर यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्थापित की गई है। बट जो आपका ये काबिल है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी यूनिट नहीं है। 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लें। सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट है कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बेसिक से अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के बारे में, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स मिलिट्री और साथ साथ इंडस्ट्रियल, उन्हें जो वहां पर पूरा कर सके, उन्हें हम यहां पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है जी, वैसे ही आपका लिथियम आता है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मेटल से पाया जाता है, काफी इसके एडवांस यूजेस भी है। ठीक है जी, उसके अलावा ये आपका फ्रीली अकर नहीं करता एज मेटल इन नेचर। ठीक है जी, कि ये आपके बाकी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में वहां पर पाया जाता है। ठीक है जी, कंबाइंड फॉर्मेशन में वहां पर पाया जाता है बाकी चीजों के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है जी, तो उसके अलावा अब यहां पर जो 3 हमने बात की, जो आपकी यूनिट्स हैं, जो कंपनी लिमिटेड्स हैं, जिनके तहत आपका काबिल यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो स्थापित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, कौन कौन सी हैं? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, फिर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और है आपकी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी यूनिट नहीं है। तीनों कंपनीज की यहां पर जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो यहां पर आपको मेंशन की जा चुकी है 40:30:30। ठीक है जी, NALCO, HCL और MECL के बीच में। तो बेसिक सा ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है काबिल को एस्टैब्लिश करने का, कि जो हमारे इस तरीके के हम कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशंस हैं बाकी देशों के साथ, जहां पर ऐसे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, तो क्यों ना उन फ्रेंडली रिलेशन से कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाए। वहां की जो एम्बेसीज है उनके साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स का थोड़ा लिंक और ज्यादा बढ़ाया जाए, और किसी तरीके से ये जो आपके इस तरीके क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, इन्हें इंडियन मार्केट में लाया जा सके। ठीक है जी, तो बेसिस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर है काबिल से रिलेटेड, और जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिनरल्स माने जाते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये सर्च करना है, देखना है कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं इंडिया के लिए, और उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, टर्शरी एक्टिविटीज बतानी है, इन एक्टिविटीज में से कौन कौन सी हैं। बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही, 3 तरीके, वैसे ज्यादा तरीके की हैं, हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक बेसिक सा हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
तो यहां पर दी गई हैं 5 ऑप्शंस, उसी के चलते 4 कोड्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी टर्शरी एक्टिविटीज के सेगमेंट को बिलोंग करती है। होलसेल ट्रेड, एनजीओ सर्विसेज, कंसल्टेंट्स, कार्गो सर्विसेज, स्पेशलिस्ट। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। होलसेल ट्रेड, कंसल्टेंट्स और जो होलसेल ट्रेड और जो आपका एनजीओ सर्विसेज है, और साथ साथ जो आपके कार्गो सर्विसेज हैं। कंसल्टेंट्स और जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपकी क्यूनरी सर्विसेज के अंडर लिस्ट किए जाते हैं। तो बेसिक्स अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या है आपका टर्शरी सेक्टर, कौन सी इसमें एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, तो हम इस तरीके समझ सकते हैं जो आपकी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इसमें रहती हैं। ठीक है जी, कॉमर्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, रियल एस्टेट एक्टिविटीज होगी, कोई बिजनेस कर रहा हो, पर्सनल सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कर रहा हो, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, सोशल वर्क जो आपके एनजीओ जिस पर काम करते हैं, ये सभी आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर वहां पर लिस्ट की जाती हैं। तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा क्लासिफाई और करने की कोशिश करें तो एक आपकी मार्केट सेक्टर, मार्केट सर्विसेज सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज यहां पर रहती हैं जिनके नाम आपको यहां पर मेंशन किए जा चुके हैं, और उसके अलावा आपकी कुछ नॉन मार्केट सेक्टर की एक्टिविटीज यहां पर रहती है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ, सोशल वर्क। तो ये आपकी नॉन मार्केट सेक्टर के अंदर आती हैं। और इसी के ही चलते बहुत ही सिंपल सा चार्ट, यहां पर तो आप इजीली नहीं पढ़ पाएंगे, बट जो आपको पीडीएफ जब ये अटैच करके मिलेगी वहां पर आप इजीली देख पाएंगे कि जो यहां पर बेसिक सा डिवीजन किया गया है सर्विस सेक्टर का। ठीक है जी, टर्शरी एक्टिविटीज, फिर आपकी क्वाटरनरी एक्टिविटीज और फिर आपकी क्यूनरी एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी हैं जो आपकी स्पेशलिस्ट और जो कंसल्टेंट्स है वो यहां पर मेंशन किए गए हैं, आपकी क्यूनरी एक्टिविटीज के अंदर लिस्ट किए जाते हैं। और ये जो आपका चार्ट है हॉल, यहां पर आप इससे ही देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का आपका ये चार्ट है, बहुत इजीली आपको वहां पर मिल जाएगा। एक बार जरूर इसे अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो ये बेसिक सा डाउट रहता है अलग अलग सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन से कैटेगरी के अंडर लाई करेगी, यहां से आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, बेसिक्स आइडिया लेना हो तो जैसे कि आपका ट्रेड और कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये बाकी सर्विसेज होगी, ये सभी आपकी टर्शरी एक्टिविटीज के अंडर ही वहां पर लिस्ट की जाएंगी। ठीक है जी, तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर बात हो रही है नेचुरल गैस के बारे में। बेसिक सा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, इजीली आप मार्क कर सकते हैं। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका नेचुरल गैस है, जब उसे क्रूड ऑयल वेल से वहां पर निकाला जाए तो उसे हम वेट नेचुरल गैस कहते हैं। सेकंड में कह रहे हैं स्वीट गैस के बारे में कि आपकी वो नेचुरल गैस है जिसमें आपका बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ और जो केजी बेसिन है एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है नेचुरल गैस के इंडिया में। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं एक तरीके से आपको नेचुरल गैस की ही अलग अलग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज कि जहां से वो एक्सट्रैक्ट की जा रही है उसी से रिलेटेड वहां पर पूछा जा रहा है, या क्या उसके वहां पर कंपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड यहां पर पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस आपकी क्रूड ऑयल वेल से निकाल जाएगी वो वेट नेचुरल गैस कहलाएगी, करेक्ट। और जो आपकी स्वीट गैस है वो कौन सी रहेगी, नाम से ही क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। एक पंजेंट सी स्मेल इसकी रहती है। केमिस्ट्री लैब में जब बच्चे ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड वहां कहीं पे गिरा देते थे तो बहुत ही एक स्मेल सी वहां पर रहती थी। ठीक है जी। तो अगर वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें प्रेजेंट रहेगा, सल्फर का कंटेंट उसमें रहेगा, तो एक सॉर सी फीलिंग वहां पर आएगी, तभी उसका नाम सॉर गैस भी वहां पर रखा जाता है अगर आपका नेचुरल गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पर पाया जाए। जब नहीं रहेगा तो इसे स्वीट गैस के नाम से बता दी जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट तो काफी ईजी थी कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ और जो केजी बेसिन है इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के इंडिया में। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी बात करें क्या है नेचुरल गैस, एक फॉसिल एनर्जी सोर्स है, काफी न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है जी। जो कि अर्थ का सरफेस है, बीनीथ द सरफेस डीप रीजन्स में जाके लोकेटेड है। ठीक है जी। लार्जेस्ट कंपोनेंट आपका नेचुरल गैस का क्या रहता है, मीथेन। ठीक है जी। उसके अलावा फिर जो आपके नेचुरल गैस ऑल्सो कंटेन्स क्या, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड, जिनमें हम एनजीएल्स वहां पर कह सकते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स हो गया, या फिर आपके नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस होगी सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जिसे बाद में एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, वहां से सेपरेट भी किया जाता है आपके नेचुरल गैस को रॉ फॉर्म में वहां पर ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है जी। फिर आप अलग अलग सोर्सेज यहाँ पर रहते हैं कि कहाँ कहाँ से आपकी ऑब्टेन की जा सकती है। फिर जैसे कुछ आपके ऐसे सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि
बहुत ही टाइनी पोर्स रहते हैं, स्पेसीज रहते हैं इस तरीके के, जैसे कि जो आपकी फॉर्मेशंस रहती हैं शेल की, सैंडस्टोन की या अदर टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वहाँ से आपकी ऑब्टेन की जाती है इस तरीके की नेचुरल गैस, तो उसे हम शेल गैस या फिर टाइट गैस के नाम से जानते हैं, जिसे जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस आपकी मानी जाती है। ठीक है जी, तो यही बेसिक सी डिटेल्स है कि अगर वो आपकी जो नेचुरल गैस रहेगी, अगर वो कोल डिपॉजिट्स में पाई गई है तो आपकी कोल बेड मीथेन के नाम से जानी जाएगी। तो नाम यहाँ पर पता होने जरूरी हैं। ठीक है जी, सोर्सेज के बेसिस पे जो नाम चेंज हो रहे हैं इसका पता होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है जी, फिर वही आपका सौर गैस और स्वीट गैस का भी यहाँ पर क्लियर हो गया। कौन कौन से यहाँ पर आपके हम कह सकते हैं रिजर्व्स हैं, ठीक है जी, वो आपको पता होनी जरूरी है। साथ साथ करंट अफेयर ओरिएंटेड भी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि कहाँ कहाँ आपकी रिसर्च चल रही है और कहाँ कहाँ इस तरीके के और रिजर्व्स आपके रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिन पर अभी काम करना अभी बाकी है। ठीक है, जैसे त्रिपुरा बेसिन के बारे में रिसेंटली पता लगा है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ यहां पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन द हुगली बेसिन। ठीक है जी, तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश जो ज्यादातर आपके जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो इंडिया में आ गए। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है वो काफी कन्वीनियंट रहता है किस चीज के लिए, स्पिनिंग और वीविंग के लिए। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है कि इंडिया की जो जूट प्रोडक्शन है उसका 72% शेयर आपका वेस्ट बंगाल को जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर जो पहली स्टेटमेंट में बात रखी गई है कि जब आपकी बांग्लादेश की वहां पर फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है जी, 71 का वॉर हुआ, उसके बाद आपका बांग्लादेश वहां पर तैयार किया गया, ठीक है जी, इंडिया की मदद से। तो उस दौरान जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपके जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो इंडिया में नहीं आए थे बल्कि वो बांग्लादेश चले गए थे, जिसकी वजह से काफी एक सेटबैक भी वहां पर रहा था जूट इंडस्ट्री को। बट स्टिल आफ्टर अ व्हाइल रिकवर कर दिया गया, अब एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, उसके अलावा जो 2 स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल करेक्टली आपकी हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से जो जूट इंडस्ट्री है वो आपकी हुगली बेसिन में लोकेटेड है। ठीक है जी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हुई, उसी के आधार पर बी कोड आपका यहां पर करेक्ट कोड हुआ। तो बेसिस अगर हम बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जिसकी वजह से जो आपकी जूट टेक्सटाइल है वो हुगली रिवर जो आपका हुगली बेसिन है वेस्ट बंगाल का वहां पर लोकेटेड है, कि पहली बात जो जूट है काफी हद तक आपका वहीं पर उगाया, जैसे हमने बात की 72% जो आपकी जूट की प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल से ही वहां पर की जाती है। ठीक है जी, अब इस तरीके की जो इंडस्ट्री रहेगी, जूट इंडस्ट्री रहेगी, भारी मात्रा में वहां पर वाटर कंज्यूम करेगी, तो वो इजीली हुगली रिवर द्वारा वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। चीप लेबर की वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, और जितना भी अगर जरूरत पड़े जूट की कि हाँ जी और वहां पर आपको जूट चाहिए और इस तरीके के प्रोडक्ट्स वहां पर रिफाइंड प्रोडक्ट्स तैयार करने हो, तो बांग्लादेश बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और एक कन्वीनियंट ऑप्शन यहां पर रहती है कि वहां से इजीली ये इंपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी यहां पर अवेलेबल है। एंड सिंस जो आपका हम कह सकते हैं ब्रिटिश जो आपके वहीं से शुरुआत हुई उनकी इंडिया में, ठीक है जी, किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी वहां पर डेवलपमेंट हुई काफी हद तक वहां पर ब्रिटिश अकाउंटेबल भी है उस चीज के लिए। तो इजीली कैपिटल भी वहां पर अवेलेबल है, बैंकिंग सिस्टम बहुत पहले वहां पर स्थापित कर दिया जा चुका था। उसके अलावा जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इस पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा जोर भी डाला ताकि इसे और ज़्यादा बूम पे ले जाया जा सके। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो आपका हुगली बेसिन है वो एक होम बन गया है हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी, फिर उसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी हैं सरकार द्वारा, ठीक है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि वो रॉ जूट प्रोक्योर करते हैं आपके एमएसपी पर। फिर आपका जो जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट था 1987 का वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहा है। फिर उसके अलावा जो आपकी इंसेंटिव स्कीम थी फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी स्कीम, तो ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं इन्होंने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर रही बात पार्टीशन की, तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि काफ़ी हद तक जो आपके इस तरीके के जूट एरियाज थे, ठीक है, जहाँ से हम रॉ प्रोडक्ट इजीली ऑब्टेन कर सकते थे, जो जूट ग्रोइंग एरियाज थे वो बांग्लादेश में चले गए थे, कुछ ही इंडिया में रहते, बट स्टिल इंडिया ने वहाँ पर अच्छे से इन प्रोडक्ट्स को रिफाइन करते हुए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हुए, जूट रॉ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए अच्छी मार्केट वहाँ पर एस्टैब्लिश कर ली है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिसेंटली ही कुछ आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स वहां पर अवार्ड किए गए हैं कुछ इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को उत्तराखंड के। ठीक है जी, करंट अफेयर ओरिएंटेड है, बिल्कुल डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड पूछ लिया गया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी करंट अफेयर नॉलेज टेस्ट की जा रही है।
5 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। पहले में बात हो रही है मुनस्यारी राजमा के बारे में, फिर आपका भोटिया धन के बारे में, बेरीनाग टी, पहाड़ी तूर दाल या फिर थुलमा। बताइए इनमें से कौन कौन करेक्ट ऑप्शंस हैं। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्यों भोतिया दन या फिर जो आपका यहाँ पर पहाड़ी तूर दाल है क्यों वो इंक्लूड नहीं किए गए। तो बेसिकली जो यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो इशू किए जाते हैं, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर इस तरीके के जो इंडिजीनियस काम वहाँ पर किए जा रहे हैं, ठीक है जी, और जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसे रिटेन करने के लिए ही आपके मोस्टली ऐसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स वहाँ पर अवॉर्ड किए जाते हैं। तो वैसे ही कुछ 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स थे उत्तराखंड के जिन्हें ये असाइन किए गए, मतलब अवार्ड किए गए, ठीक है जी। जैसे कि आपका चूरा ऑल हो गया यहाँ पर, फिर आपके मुनस्यारी राजमा हो गए, भोटिया दन हो गया यहाँ पर, आईपैन हो गया, रिंगल क्राफ्ट हो गया, कॉपर प्रोडक्ट्स हो गए, थुलमा हो गया, ठीक है जी। बट उसके अलावा जो स्टेट था उन्होंने कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके लिए ये टैग के लिए अप्लाई भी किया था बट वो अभी तक आया नहीं है, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स नहीं आया है, ठीक है जी। अब देखते हैं करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है जो आपका बेरीनाग टी है और जो आपका बेसिकली पहाड़ी तूर दाल है वो भी क्या पता इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में, नहीं तो स्टेट पीसीएस में तो बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली आपको फिल इन द मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेशन में भी आ सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के नाम आपको दे दिए गए हों और आपको बताना है कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है, इन करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहिए ताकि क्वेश्चन जब भी आए इजीली वहां पर आंसर किया जा सके। तो ये थे बेसिक से आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर अच्छे से स्कोर किया है। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए। प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है आप समझ लीजिए जनवरी मिड से आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। आपको प्रीलिम्स पर अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। तो उसी के लिए अब स्लीपी क्लासेस ने क्या किया है, आपके लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू कर दिया है। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही रिवाइज करने हैं, आपको लगता है कि जी हाँ मेरा जीएस पोर्शन बिल्कुल तैयार है बट करंट अफेयर्स में थोड़ी पकड़ कमजोर है, आप करंट अफेयर्स का कोर्स देख लीजिए, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि जी हाँ मेरे को जीएस भी थोड़ा कंप्लीट करना है, एक बार थॉरो रिवीजन होना जरूरी है शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में, तो उसकी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए बट टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट, अब टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे उसे टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर पाएंगे। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन है, जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि जब आप उसे फाइनली मार्केट में लेके आएंगे, कि जब आप उसे फाइनली पेपर में लाएंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो वो कैसे वहां पर परफॉर्म करेगी। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती ही है, ठीक है जी। या फिर आपको जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज सभी की ऑप्शन चाहिए हो तो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज रहे आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरी को हर पॉसिबल वे में यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रही बात कल की, हिस्ट्री का दिन है, मुगल से रिलेटेड हम 5 क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, तो प्रिपेयर करके आइएगा। इजी टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पर यही रहेगी, 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के पांचों करेक्ट आंसर करने हैं, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।